नमस्कार। आरपीएससी स्कूल लेक्चरर के प्रथम प्रश्न पत्र के इतिहास भाग में यद्यपि भारतीय इतिहास भी और राजस्थान इतिहास भी है और इत्तेफाक से इसका जो प्रथम इकाई दे रखा आरपीएससी द्वारा जारी सिलेबस में उसमें 1857 की क्रांति से आरंभ कर रखा है भारतीय संदर्भ में। राजस्थान के इतिहास के संदर्भ में 57 की क्रांति का अलग संदर्भ परिप्रेक्ष्य है। तो हम दोनों ही इकाइयों को अलग अलग रूप में ही यहाँ पर देखने का पूरा प्रयास करेंगे। यद्यपि ये नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन मानता हूँ मैं कि आप पहले यूनिट 1857 की क्रांति डालते हैं और बाद में फिर आप सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण जैसी इकाई को सामने लेते हैं जो कि पहले आनी चाहिए। लेकिन अब जो भी आरपीएससी ने अपना सिलेबस जारी किया है स्कूल लेक्चरर के प्रथम प्रश्न पत्र का, मैं उन्हीं की क्लासिफाइड जो यूनिट्स हैं, जो वर्गीकृत इकाइयाँ, वहाँ से पहली इकाई को आज आपके सामने लेने जा रहा हूँ और जो है 1857 की क्रांति। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि यहाँ पर हम बिल्कुल सारगर्भित रूप में इस पूरे अध्याय को देखें समझे और बाद में जो भी इसके एमसीक्यू पीवाईक्यू हैं उनको सॉल्व करें। जी, शुरुआत करते हैं। बहुत सारे कारण हम लोग देखते हैं जब 1857 की क्रांति की बात हमारे सामने आती है। 1857 का गदर। अब प्रश्न ये उठता है कि 57 का वर्ष ही क्यों हमारे सामने आता है। उसके पहले यदि मैं इससे ठीक 100 साल पहले की बात करूं, बिल्कुल ठीक यहां से 100 साल पहले की यात्रा की बात की जाए तो 1757 के अंदर 23 जून को, याद रखना, वो निर्णायक बिंदु भारतीय इतिहास में आरंभ होता है जिसको हम आधुनिक भारतीय इतिहास की शुरुआत मानकर चलते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं प्लासी के युद्ध की। 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों, याद रखिएगा, बंगाल की करारी हार होती है बंगाल नवाब सिराजुद्दौला की और इस प्रकार से बंगाल पर पूरा एक कहना चाहिए आधिपत्य स्थापित होता है नियंत्रण की स्थिति में ईस्ट इंडिया कंपनी का। और यहां से भारतीय रियासतों पर संप्रभुत्व जमाने की जो एक श्रृंखलाबद्ध घटनाओं का क्रम आरंभ होता है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा उनके गवर्नर जनरल या गवर्नर्स के नेतृत्व में, उससे भारतीय जनमानस में, भारतीय राजा रजवाड़ों में, जमींदारों में, सरदारों में, ठिकानेदारों में, नवाबों में एक असंतोष की भावना, ज्वार पनपता है जो कि धार्मिक उत्पीड़न, सामाजिक आर्थिक शोषण के एक स्वाभाविक परिणाम के रूप में हमारे सामने आता है। क्योंकि बेसिकली जो अंग्रेजों का भारत में आगमन हुआ था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन हुआ था, वो व्यापार के जरिए हुआ था और उनका मूल उद्देश्य था आर्थिक शोषण करना। तो कुल मिलाकर भारतीय समाज के हर अंग में, अब उसमें सामाजिक भी है, धार्मिक भी है, जो भी एक्सप्लॉयटेशन या शोषण किया गया उसकी परिणति थी प्लासी के युद्ध के ठीक 100 वर्ष के पश्चात भारतीय जनमानस के प्रत्येक वर्ग से, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, एक असंतोष की भावना जन्मी जो सैनिक विद्रोह के रूप में हमारे सामने आती है। अब इसके सहायक कारकों में धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, सैनिक कई सारे असंतोष थे। लेकिन तात्कालिक कारण के रूप में जो हमारे सामने आता है वो आता है एक नई राइफल को लॉन्च किया गया था एनफील्ड को, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग किया गया था। इसका प्रयोग भारतीय मुसलमानों में भी और भारतीय हिंदुओं में भी एक प्रकार का वर्जित या निषेध था। गाय पवित्र मानी जाती है हिंदुओं में और सुअर को आप लोग जानते हैं कि हराम मानते हैं मुस्लिम जो हमारा समुदाय है। तो कुल मिलाकर जो बात हमारे सामने आती है वो ये है कि 57 की क्रांति में जो सैनिक, आरंभिक तौर पर सैनिक असंतोष के रूप में जिस क्रांति का प्रस्फुटन हुआ, फिर वो राष्ट्रीय स्तर पर भी व्यापक तौर पर फैला और भारतीय जनमानस के हर वर्ग को भी उसका समर्थन मिला, यहां तक कि जनता का समर्थन भी अभूतपूर्व था। अब इसकी शुरुआत बेसिकली यदि मैं कहूं तो बंगाल से हमें देखने को मिलती है। ठीक है जी, यहां पर एक छावनी थी, बैरकपुर छावनी, याद रखिएगा। और फिर एक और बिंदु हमारे सामने आता है यूपी के अंदर, याद रखिएगा, मेरठ। तो इस क्रांति की, इस विद्रोह की जो पहली घटना हमारे सामने आती है वो बैरकपुर छावनी, जो कहां पर है, याद रखना, बंगाल में।
29 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर छावनी में एक यूपी के एक सैनिक मंगल पांडे का असंतोष अपने सैनिक अफसरों के सामने फूट पड़ता है। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में जो ये क्रांति घटी, जो ये सैनिक विद्रोह घटा, ये मात्र व्यक्तिगत विद्रोह तक ही सीमित रहकर समाप्त हो गया। इसीलिए हम क्रांति की शुरुआत, यद्यपि पहली घटना हमारे सामने 29 मार्च 1857 को बंगाल में बैरकपुर छावनी में नजर आ जाती है, लेकिन हम क्रांति की शुरुआत मेरठ से मानते हैं, जब 10 मई 1857 को मेरठ के अंदर पूरी एक पलटन के द्वारा ब्रिटिश जो छावनी थी उसकी पूरी एक पलटन, एक टुकड़ी के द्वारा, सैनिकों के द्वारा बागी होकर बगावत की जाती है और ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध, जिसको हम EIC के नाम से ही पुकारते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है सर, उसके विरुद्ध यहां पर सामूहिक तौर पर क्रांति का आरंभ होता है। तो 29 मार्च 1857 की जो घटना घटती है वो याद रखना, ये बड़े ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ये व्यक्तिगत घटना के रूप में ही सीमित रह जाती है, जबकि हम क्रांति का आरंभ 1857 की क्रांति का आरंभ याद रखिएगा, हम कहां से मानकर चलते हैं, तो हमारे सामने हमारा उत्तर होगा मेरठ से, क्योंकि बैरकपुर छावनी में एक सैनिक का व्यक्तिगत विद्रोह की घटना तक ही वो घटना सीमित रह गई, जबकि 10 मई 1857 की को जो घटना घटी मेरठ के अंदर वो सामूहिक थी। जन समूह तो नहीं कहेंगे, लेकिन सैनिकों का एक बहुत बड़ा समूह इस घटना में सम्मिलित होता है और अपने आक्रोश का प्रस्फुटन करता है अपने सैन्य ऑफिसर्स के सामने। अब यहां से जो घटना आरंभ हुई, फिर वो ना रुकने वाला मामला था, लगभग 1.5-2 वर्ष तक का जो अंतराल था, क्योंकि यहीं से जो सैनिक, यहाँ के जो बागी सैनिक थे, जो बागी सिपाही थे, 10 मई 1857 को मेरठ से, फिर ये यहाँ से पलायन करते हैं और पलायन करके फिर याद रखिएगा ये लोग जाते हैं 12 मई 1857 को दिल्ली में, और दिल्ली के अंदर जो अंतिम मुगल बादशाह था, याद रखिएगा, अंतिम मुगल बादशाह जिसका नाम हमारे सामने आता है बहादुर शाह जफर द्वितीय, याद रखिएगा। तो बहादुर शाह जफर द्वितीय, फिर यानी कि 10 मई से आरंभ होकर मामला 12 मई को पहुंचता है दिल्ली, यहां पर भी क्रांति का आरंभ होता है। और इसी प्रकार से, चूंकि हम राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC की बात कर रहे हैं, तो हमें राजस्थान को भी उसके साथ बड़े ही विस्तृत रूप में देखना है। तो फिर यही से चिंगारी, इस क्रांति की चिंगारी जो मेरठ से भड़की, यद्यपि पहली घटना हम लोग कहां देख चुके हैं, याद रखना, बैरकपुर के अंदर, लेकिन चूंकि यहां से चिंगारी की श्रृंखला नहीं भड़की, यहां सिर्फ एक चिंगारी एक तरह से आसमान में उछली और वो समाप्त हो गई। लेकिन 28 मई 1857 को राजस्थान के अंदर नसीराबाद, अजमेर के पास, ब्यावर के पास में, यहां पर भी क्रांति का फिर आरंभ होता है, याद रखिएगा। 28 मई 1857 को राजस्थान में, कहां पर, नसीराबाद में, याद रखिएगा। 15वीं NI टुकड़ी का जो हमारे सामने अर्थ आता है वो आता है नेटिव इन्फेंट्री। नेटिव इन्फेंट्री का जो सीधा सा आशय है वो क्या निकलता है, पैदल टुकड़ी के रूप में। तो राजस्थान के अंदर क्रांति का आरंभ जो होता है वो नसीराबाद छावनी से 15वीं NI यानी कि 15th नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा क्रांति का आरंभ होता है। तो 2-3 बातें हमारे सामने इस नक्शे के द्वारा हमारे सामने आती है और जिसको हम अच्छे से समझ सकते हैं। देखो, पहली जो बात हमारे सामने निकलकर आती है वो क्या है कि क्रांति की पहली घटना 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी बंगाल में घटती है, जबकि क्रांति का आरंभ, राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहा हूं मैं, नेशनल लेवल पर, क्रांति का आरंभ 1857 की क्रांति का आरंभ राष्ट्रीय स्तर पर मेरठ छावनी से होता है। 10 मई 1857 को यहाँ पर
एक कोतवाल थे धन सिंह गुर्जर, जिन्हें क्रांति का अमर शहीद भी पुकारा जाता है। उनके नेतृत्व में यहाँ पर बगावत आरंभ होती है और यहीं के सैनिक 2 दिन बाद 12 मई 1857 को दिल्ली पहुंचते हैं और दिल्ली जाकर वो अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को अपनी क्रांति का नायक घोषित कर देते हैं। यही वजह है कि ब्रिटिश इतिहासकारों का, जिनमें कैम्ब्रिज स्कूल भी है, क्लियर, एक जो साम्राज्यवादी जो अवधारणा से ओतप्रोत जो इतिहासकार थे, उन्होंने इसीलिए इस क्रांति को मुस्लिम और ईसाइयत के मध्य का विद्रोह भी बतलाया है, जिसको धार्मिक रंग देने का पूरी तरह प्रयास किया। यदि भी मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 1815 मतलब इसकी जो पुस्तक डॉक्टर एस.एन. सेन की, उसके अंदर इसका खंडन किया, लेकिन इसको रंग दिया गया क्योंकि क्रांति के जो नायक थे वो अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को बागी सैनिकों ने अपना, क्योंकि मान्यता थी, भले ही आपकी मिल्कियत नहीं बची, आपका साम्राज्य नहीं बचा, आपका हुकूक हुकूमत कुछ नहीं बचा, लेकिन जनमानस में आज भी मुगल बादशाह के प्रति इज्जत, एक उनका ऑरा जिंदा था। अतः इन बागी सैनिकों ने जाकर अंतिम मुगल बादशाह, जो लगभग 80 वर्षीय बुजुर्ग थे, उनको अपना क्रांति का नायक घोषित किया। इसीलिए चाहे कैम्ब्रिज स्कूल के जो इतिहासकार हों या साम्राज्यवादी विचारधारा के इतिहासकार हों, उन्होंने इस क्रांति को मुस्लिम विद्रोह की भी एक प्रकार की अवैज्ञानिक या अनैतिहासिक अवधारणा के रूप में बतलाने का, व्याख्या करने का प्रयास किया, जो कि पूरी तौर पर गलत है। जितना योगदान हिंदुओं का था उतना मुस्लिम्स का था, मतलब आप सिर्फ हिंदुओं को या सिर्फ मुस्लिम्स के रूप में इस क्रांति को नहीं बांट सकते हैं। बहरहाल, तो यहाँ से ये एक तरह से सेंटर बन गया, दिल्ली सेंटर बना दिया जाता है। फिर आप कानपुर कहें, अवध कहें, लखनऊ कहें, वो अलग अलग जगह पर क्रांति फैलती चली गई। राजस्थान में क्रांति का जो आगाज होता है तो राष्ट्रीय स्तर पर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप लोगों को सुविधा रहेगी, राष्ट्रीय स्तर पर याद रखना। क्रांति का आरंभ कहां से मनाता है? मेरठ छावनी से 12 मई 1857। याद रखना, बेहद ही महत्वपूर्ण है। लेकिन यदि मैं बात करूं राजस्थान में, क्रांति का आरंभ, तो ये 3 आरंभिक महत्वपूर्ण बिंदु तो हमारे सामने यहां पर आ गए हैं। राजस्थान में क्रांति का आरंभ 28 मई 1857 को अजमेर के पास जो एक नसीराबाद छावनी थी, 1818 की संधियों के पश्चात राजस्थान में कुल 6 सैनिक छावनियां अंग्रेजों के द्वारा स्थापित की गई थी। ब्यावर हो गया, नसीराबाद हो गया, आपका खेरवाड़ा हो गया, देवली हो गया, आपका एडिनपुरा हो गया, इसके अलावा नीमच आज राजस्थान से बाहर एमपी के अंदर है। उनमें एक छावनी नसीराबाद की थी। तो यहाँ पर अब कितना महत्वपूर्ण बिंदु, दोबारा सुन लीजिएगा, तथ्य बड़े महत्वपूर्ण है। पहली घटना 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी बंगाल में होती है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर क्रांति का आरंभ 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से होता है। याद रखिएगा, दिल्ली को केंद्र बनाया जाता है। मेरठ के बागी सैनिकों के द्वारा 12 मई 1857 को बुजुर्ग अंतिम मुगल बादशाह, जो शायद अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे, अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में जो मौजूद थे, बहादुर शाह जफर द्वितीय को क्रांति का नायक घोषित कर दिया जाता है। क्लियर? राजस्थान में क्रांति का आरंभ होता है 28 मई 1857 को नसीराबाद से। क्लियर है? अब इस क्रांति के मैं स्वरूप, प्रकृति, कारणों पर विस्तृत जाऊं, क्लियर, परिणाम, उससे पहले मैं आपको टारगेट फैक्ट्स यहाँ पर दे रहा हूँ, जो कि इस टीचिंग की एक खास बात भी हो सकता है कि आपका जो परीक्षा में जो प्रश्न है वो यहीं से आपके निकलकर सामने आ जाए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो क्रांति को आरंभ करने से पहले एक प्रकार का ट्रेलर कहें, माइक्रो नोट्स कहें या टारगेट फैक्ट्स कहें, वो मैं आपके सामने एक पॉइंट दर पॉइंट लिख देता हूँ। बहुत काम का है और निश्चित तौर पर आपके लेवल पर जो प्रश्न आएंगे वो शायद यहीं से आप लोगों के निकल जाए। चलिए अपनी बात को अपन आरंभ करते हैं। देखिएगा, सबसे पहली बात तो ये कि क्रांति आरंभ होने से पहले गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल असल में कौन था, और जिस समय क्रांति आरंभ हुई उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, और इस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, ब्रिटिश सेनापति कौन थे। क्लियर? और विद्रोह आरंभ होने के पश्चात किसे सेनापति नियुक्त किया गया ताकि प्रभावी तौर पर वो नियंत्रण ले सके। समकालीन मुगल बादशाह तो मैंने आपके सामने
यहाँ पर लिख ही दी है। अब एक महत्वपूर्ण तथ्य निकलकर हमारे सामने और आता है कि क्या ये क्रांति जो आरंभ हुई, क्या ये योजनाबद्ध तरीके से संपूर्ण राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत रूप में आरंभ हुई थी या बिखरी हुई थी या कोई प्लानिंग नहीं थी, उस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। क्लियर? तो देखिएगा, जिस समय क्रांति आरंभ हुई उस समय समकालीन मुगल बादशाह का नाम, ये महत्वपूर्ण है। जिस समय क्रांति आरंभ हुई उस समय समकालीन मुगल बादशाह हमारे सामने, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय। याद रखिए, बहादुर शाह जफर द्वितीय। क्लियर? और क्रांति आरंभ होने से पूर्व भारत का गवर्नर जनरल, जिसका बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान था क्रांति के आरंभ होने में, जनता के भड़कने में, भारत के गवर्नर जनरल का नाम है, याद रखना महत्वपूर्ण है, लॉर्ड डलहौजी। ये सज्जन सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे। और लॉर्ड डलहौजी का यदि मैं शासनकाल आपके सामने रखूं तो वो हमारे सामने है 1848 से लेकर 56 ईस्वी तक। तो लॉर्ड डलहौजी क्रांति आरंभ होने से ठीक पहले भारत का गवर्नर जनरल था। क्लियर सर? दो तथ्य बड़े महत्वपूर्ण हो गए। तीसरा तथ्य हमारे सामने जो निकलकर आता है उसे देखिएगा। तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य, क्रांति के दौरान, यानी कि जिस समय क्रांति आरंभ हो गई, क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल, आप लोग जानते हैं गवर्नर जनरल कौन है असल में, तो मैं बहुत क्लियर कर दूं। गवर्नर जनरल संपूर्ण जो ईआईसी का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था, इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसका हेड था। एंड गवर्नर जनरल वाज द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईआईसी एंड ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिटिश पार्लियामेंट और ब्रिटिश क्राउन। वो सीधा ब्रिटिश सम्राट के लिए और संसद के लिए एक तरह से जिम्मेदार व्यक्ति था। संपूर्ण राष्ट्र का वो प्रतिनिधित्व कर रहा था। यद्यपि अभी तक की स्थिति देखी जाए तो था वो कंपनी के, लेकिन अभी 1857 तक, मैं अभी क्योंकि प्लासी युद्ध की बात या रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की बात नहीं कर रहा हूँ, 100 साल बाद की बात कर रहा हूँ, तब तक काफी अमेंडमेंट्स हो चुके थे, संशोधन हो चुके थे, और अब इस समय तक काफी हस्तक्षेप हो चुका था ब्रिटिश संसद का। तो क्रांति के दौरान भारत का जो गवर्नर जनरल था उसका नाम है, याद रखना महत्वपूर्ण है हमारे सामने, लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग का जो शासनकाल हमारे सामने निकल कर आता है वो है 1856 से लेकर, याद रखना 62 तक। और ये भारत का पहला वाइसरॉय भी था, जो ये सज्जन लॉर्ड कैनिंग हमारे सामने निकल कर आते हैं। चौथा पॉइंट और काफी महत्वपूर्ण है, जिस समय क्रांति आरंभ हुई, याद रखना दो गवर्नर जनरल तो हमारे सामने आ गए। इस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड पामस्टन इस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। और जिस समय क्रांति आरंभ हुई उस समय जो कमांडर इन चीफ या ब्रिटिश जो सेनापति था उसका नाम था जॉन एनिसन या जॉन एनसन, जो काफी बुजुर्ग था। तो समकालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री, जिस समय क्रांति अपने सामने आरंभ हो रही है, समकालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री का नाम है लॉर्ड पामस्टन। याद रखना काफी महत्वपूर्ण तथ्य है। लॉर्ड पामस्टन ये सज्जन कौन है? जिस समय क्रांति आरंभ हुई उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। क्लियर? जिस समय क्रांति आरंभ हुई समकालीन
ब्रिटिश कमांडर इन चीफ यानी कि ब्रिटिश सेना के सेनापति कौन है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा, समकालीन ब्रिटिश सेनापति। अब आप नोटिस करना, लगभग 75 साल 73-74 वर्ष का एक बुजुर्ग व्यक्ति, इस समय जॉर्ज एनिसन या जॉर्ज एनसन करके ब्रिटिश कमांडर इन चीफ था। और आप आलम देखिएगा, जिस समय क्रांति आरंभ हुई ये सज्जन शिमला में थे। इसकी निष्क्रियता का आलम यह था, शुरुआत में क्यों बागी या विद्रोही सैनिक पूरे भारत में राष्ट्रीय स्तर पर इस कंपनी के सैनिक ढांचे पर भारी पड़े। शिमला से इस 73-74 वर्षीय बुजुर्ग कमांडर इन चीफ जॉर्ज एनिसन या एनसन को मात्र अंबाला, शिमला से अंबाला बहुत दूर नहीं है, पहुंचने में 13 दिन का वक्त लग गया था। यही वजह था कि क्रांति जैसे ही आरंभ हुई, तो विद्रोह जैसे आरंभ हुआ, उसके पश्चात इस जॉर्ज एनिसन या एनसन को हटाया गया एवं कॉलिन कैंपबेल को ब्रिटिश सेना का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, जिसे हम कहते हैं कमांडर इन चीफ या सेनापति नियुक्त किया गया था, ताकि वो प्रभावी तौर पर निर्णय ले सके और राष्ट्रीय स्तर पर जो क्रांति भड़की है उसको दबा सके। क्लियर है? तो जिस समय क्रांति आरंभ हुई उस समय ब्रिटिश सेनापति था जॉर्ज एनिसन, या हम कह सकते हैं एनसन। महत्वपूर्ण है कि ये लगभग 74 वर्षीय बुजुर्ग था और इस समय, जिस समय क्रांति आरंभ हुई थी यानी कि 10 मई 1857 को, ये सज्जन शिमला में थे। 13 दिन लगे थे इस व्यक्ति को शिमला से अंबाला पहुंचने में। क्लियर है? अब एक बात जो महत्वपूर्ण है, आप लोगों को समझना बेहद जरूरी है। देखो, पूरा दक्षिण भारत, पूरा का पूरा दक्षिण भारत ठीक है साहब, और आप इधर कहें पंजाब, ये क्रांति से अछूता था। ये दो बड़े महत्वपूर्ण स्टेट थे, राज्य थे, जिन्होंने इस क्रांति के दौरान, नेपाल ने भी साथ नहीं दिया था, विद्रोहियों की बात कर रहा हूं मैं। पंजाब पूरा यानी कि पूरा एक तरह से उत्तर पश्चिमी भारत और पूरा दक्षिण भारत ने बागियों का या विद्रोही सैनिकों का कोई साथ नहीं दिया था। निश्चित तौर पर जितनी मेरी समझ है वो ये कहती कि यदि पंजाब ने और मद्रास और समूचे दक्षिण भारत ने यदि विद्रोही सैनिकों का साथ दिया होता तो शायद तस्वीर या आईने की जो कहानी है वो कुछ और इस समय होती। ये दो महत्वपूर्ण स्टेट थे जो क्रांति से अलग थलग बने रहे। चलिए आगे देखते हैं। तो जो हम बात कर रहे थे, समकालीन ब्रिटिश सेनापति तो हो गया जॉर्ज एनिसन, लेकिन जब इसकी निष्क्रियता को देखा गया EIC के गवर्नर जनरल्स या अन्य जो ऑफिशियल्स उनके द्वारा, तो क्रांति आरंभ होते ही जॉर्ज एनिसन की जगह पर नव नियुक्त जो सेनापति था वो था, याद रखना, कॉलिन कैंपबेल। गदर आरंभ होने के पश्चात, याद रखिए, नियुक्त सेनापति, गदर आरंभ होने के पश्चात जो नियुक्त सेनापति है वो काफी महत्वपूर्ण है, कॉलिन कैंपबेल। तथ्यों को लिख लीजिएगा। कॉलिन कैंपबेल, ये महत्वपूर्ण तथ्य है। ये यानी कि एनिसन को रिप्लेस किया गया, एनिसन को हटाया गया और उसके स्थान पर कॉलिन कैंपबेल को यहाँ पर नियुक्त किया गया था। समकालीन मुगल बादशाह मैंने आपके सामने ले दिया है, वो बहादुर शाह जफर द्वितीय है। जो मैंने आपसे बात करी, क्या ये क्रांति पूरी तौर पर योजनाबद्ध थी? बिल्कुल जी हाँ, ये क्रांति पूरी तौर पर योजनाबद्ध थी। अब एक तथ्य बड़ा महत्वपूर्ण हमारे सामने आता है कि क्या
क्रांति जो आरंभ हुई वो उसकी योजना कहाँ बनाई गई थी। देखो 2-3 महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसके बारे में मैं आपको एक जानकारी दे दूं। जनरली हम पुस्तकों में इस चीज को नहीं पढ़ते हैं। यदि हम बात करें क्रांति की योजना, तो पहली बात तो आपको ये बात जान लेनी चाहिए, ये क्रांति जिन भी कारणों से भड़की, इस क्रांति के मूल में जो भी बीज या कारक मौजूद थे, जो भी तथ्य मौजूद थे, जो भी कारण मौजूद थे इस क्रांति के आरंभ करने में, उन पर तो अपन विवेचना करेंगे इसी। लेकिन एक 2-3 बातें काफी महत्वपूर्ण, उनको एक बार आप यहाँ पे देख लीजिएगा। क्रांति पूरी तौर पर सुनिश्चित योजनाबद्ध थी, इस बात को आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा। अब जब मैं कह रहा हूं कि सुनिश्चित योजनाबद्ध थी, तो इसके 2 चीजें आपके सामने आती हैं। उनमें से एक तो आप अपनी पाठ्य पुस्तकों में पढ़ते हो और जगह जगह उसको काफी विस्तार से पढ़ाया भी जाता है। एक तथ्य बड़ा अनछुआ है, आज तक यद्यपि परीक्षाओं में भी नहीं आया, लेकिन नहीं आएगा हम ऐसा भी नहीं कह सकते हैं, मैं उस पर प्रकाश आपके सामने डालता हूं। असल में इस वर्ष के आसपास जो प्रयागराज का कुंभ हुआ था, प्रयागराज का जो कुंभ मेला था, क्लियर, प्रयागराज जिसको हम उस जमाने में इलाहाबाद के नाम से पुकारते हैं। इस प्रयागराज के कुंभ के मेले में जिस व्यक्ति ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मतलब भारत विरोधी गतिविधियों पर प्रकाश डाला, यहां पर उपस्थित जन विद्रोह या जो प्रमुख नेता, भारतीय रियासतों के नेता, राजा गण या रजवाड़े के जो प्रमुख प्रतिनिधि यहां पर आए हुए थे, उनको क्रांति, सशस्त्र क्रांति के लिए प्रेरित किया, उत्प्रेरित किया, उनकी भावनाओं को उत्तेजित किया, उनके समूचे संसाधनों, उनके समूचे अस्तित्व के ऊपर मंडरा रहे खतरे से उनको आगाह किया। उस व्यक्ति का नाम है, याद रखना, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। यद्यपि आपकी पाठ्य पुस्तकों में, आपकी गाइड्स में, आपके शिक्षकों के द्वारा, आपके टीचर मेंटर जो भी हैं, वो इस तथ्य से या तो अनभिज्ञ या नहीं बतलाते हैं, मुझे नहीं पता वो उनको जानकारी है या नहीं। लेकिन जी हाँ, 57 की क्रांति में सबसे बड़ा इनिशिएटिव जिसके द्वारा लिया गया, न वो रांगोजी बापू थे और ना ही वो अजीमुल्लाह थे, ना ही वो नाना साहब थे। इसका नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती, जो आर्य समाज के संस्थापक थे। उन्होंने ही सबसे पहले इस चीज के लिए इनिशिएटिव लिया था, इस चीज के लिए उन्होंने सबसे पहले कदम उठाया था। और अंतिम समय तक वो ओझल रहे, ब्रिटिशर्स के हाथों में नहीं आए, क्योंकि उन्होंने बड़े गुपचुप तरीके से इस योजना को अंजाम दिया था। संभवतः इनके द्वारा ही प्रेरित करने पर रांगोजी बापू और अजीमुल्लाह को लंदन भेजा गया था, जहां पर हमारे सामने आता है कि क्रांति की योजना बनाई गई। अंग्रेजों के सामने बस गुप्त रूप से एक खबर पहुंची थी कि प्रयागराज के मेले में एक गोल मुंह वाले साधु ने इस तरह से भड़काने का, जनता को मतलब जनता के असंतोष को चिंगारी देने का काम किया था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती को यह बात भी याद रखना, गोल मुंह वाले साधु के रूप में प्रचारित किया गया है। गोल मुंह वाला साधु, याद रखना। तो यह सबसे महत्वपूर्ण तथ्य हमारे सामने निकलकर आता है। यद्यपि ये सज्जन गोल मुंह वाले साधु कभी पकड़े नहीं गए, लेकिन तो क्रांति की इस प्रकार की एक अदृश्य योजना अप्रत्यक्ष मतलब पर्दे के पीछे प्रयागराज कुंभ मेले में की गई। इसके पश्चात इसी, क्योंकि कहते हैं कि नाना साहब वहां जाके मिले थे स्वामी दयानंद सरस्वती को, इसके पश्चात फिर जो योजना बनती है वो बनती है, यहां पर हमारे सामने आते हैं नाना साहिब। क्लियर है? अब नाना साहिब क्या है, असल पहली बात तो इनको देख लीजिएगा। नाना साहब, जिनका एक नाम हमें प्राप्त होता है धोधू पंत। याद रखिएगा, धोधू पंत भी इनको
कहा गया है। और ये अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय जो अंतिम जो मराठा पेशवा थे, उनके दत्तक पुत्र थे, उनके बायोलॉजिकल सन नहीं थे। क्लियर है? चूंकि लिख देता हूं आपके सामने, महत्वपूर्ण तथ्य है। धोधुपंत इनका वास्तविक नाम है। क्लियर? ये अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। ठीक है सर, महत्वपूर्ण तथ्य है। क्योंकि ये ईआईसी से, ये ईस्ट इंडिया कंपनी से नाराज थे। ईआईसी ने धोधुपंत को ₹1,00,000 ₹1,00,000 पेंशन देने से इनकार कर दिया था, याद रखना। अतः इनकी नाराजगी थी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो अंतिम पेशवा थे, मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय, उनको, चूंकि मराठा संघ जो मराठा फेडरेशन था वो समाप्त हो गया था। जो तृतीय एंग्लो मराठा बैटल था, जो थर्ड एंग्लो मराठा बैटल था, उसमें पेशवा, होलकर, भोंसले, गायकवाड़, सिंधिया, तमाम जितने मराठा सरदार थे वो परास्त कर दिए गए थे। उनको अपने अपने ठिकानों को बिठा दिया गया था। उनके साथ ट्रीटीज कर ली गई थी। और अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को ₹1,00,000 की पेंशन सैंक्शन की थी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय को। और उन्होंने अडॉप्ट किया था एक सन जिसका नाम है धोधुपंत या नाना साहेब। क्योंकि कंपनी का ये एक पक्ष था, उनका एक ये कानूनी पक्ष था कि हमारे कानून के तहत हम किसी भी दत्तक पुत्र को पिता के अधिकार, जो भी उनके वंशानुगत अधिकार है, उनको हम ट्रांसफर नहीं करेंगे, क्योंकि आप बायोलॉजिकल सन नहीं है। डलहौजी के समय से नियम लागू कर दिया गया था। तो इस बात से अंतिम जो पेशवा के दत्तक पुत्र नाना साहब, यानी कि एक तरह से पेशवा, स्वघोषित पेशवा, वो नाराज हो गए। उन्होंने काफी कोशिश करी कि ईआईसी के सामने वो समझौता कर लिया जाए और उन्हें ₹1,00,000 की पेंशन प्राप्त हो जाए। आप सोचिएगा, यदि धोधुपंत यानी कि नाना साहब को मराठा जो अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र हैं, यदि लॉर्ड कैनिंग या डलहौजी इनकी इस मांग को स्वीकार कर लेता और उन्हें ₹1,00,000 की पेंशन दे दी जाती, तो क्या इतिहास में हम आज नाना साहब को, जो बागी सिपाही हैं या सत्ताओं की क्रांति के गदर के नायक के रूप में पढ़ रहे होते? निश्चित तौर पर नहीं। आज वो भी हमें एक राष्ट्रद्रोही के रूप में या ईस्ट इंडिया कंपनी के भक्त स्तंभ के रूप में हमें नजर आते, जैसे कि और हमें जो कैरेक्टर्स हैं, जो चरित्र हैं, वो देखने को मिलते हैं। तो इस बात से नाना साहब परेशान थे और निश्चित तौर पर या तो वो या उनका प्रतिनिधि जाकर कुंभ में मिला और वहां पे स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया। तो होता क्या है असल में कि इस सलाह पर नाना साहब या धोधुपंत का एक एडवाइजर, सलाहकार अजीमुल्लाह, एक अन्य प्रतिनिधि जो कि सतारा के अपदस्थ नरेश अप्पा साहिब का सलाहकार था या प्रतिनिधि था, रांगोजी बापू या रानोजी बापू, उनके साथ वो लंदन जाते हैं। संभवतः ये एक प्लानिंग होती कि हम, ठीक है, गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने पहले, डलहौजी ने बाद में, कैनिंग ने हमारी बात नहीं सुनी, तो हमें एटलीस्ट लंदन जाना चाहिए और वहां जाकर प्रिवी काउंसिल या ब्रिटिश सम्राट के सामने अपना पक्ष रखना चाहिए। हो सकता है कि ब्रिटिश रानी हमारी इस बात को स्वीकार कर ले और हमारी पेंशन को मान ले, क्योंकि सतारा के जो अपदस्थ जो नरेश थे, अप्पा साहिब, इनकी भी कुछ इसी प्रकार की कसक मन में बाकी थी, इनकी भी कुछ इसी प्रकार की एक अस्वीकृत मांग थी। ये वहां जाते हैं, क्योंकि वहां पर जो रानी थी उसका भी यही पक्ष था कि भाई गवर्नर जनरल ने जब आपकी इस मांग को अस्वीकार कर दिया, नहीं स्वीकारा, तो फिर मैं भी इस मांग को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हूं। तो दोनों ही शासक, एक तो नाना साहब और एक सतारा के अपदस्थ जो सम्राट थे अप्पा साहिब, उन्होंने अपने सलाहकारों को लंदन भेजा ताकि उनका जो एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का जो सिद्धांत था डलहौजी का,
राज्य को व्यपगत सिद्धांत के तहत हड़प लिए जाने का, उसके विरुद्ध वो जाकर अपील कर सकें। ये प्रिवी काउंसिल लंदन में है। क्लियर? और अजीमुल्लाह को जो नाना साहब के द्वारा भेजा गया, उसके पीछे एक वजह और थी कि 1 लाख रुपए की पेंशन मिल जाए, लेकिन चूंकि उनकी बात वहां पर मानी नहीं गई, उनकी बात को अस्वीकार कर दिया गया। तो कहते हैं कि लंदन में एक योजना बनाई गई इस बात को लेकर कि हमें भारत लौटकर, क्योंकि जब ये लोग लौटे तो तुर्की वगैरह भी गए थे, अजीमुल्लाह और रानोजी बापू, और वहां पर एक योजना बनाएगी कि हमें भारत जाकर एक सशस्त्र क्रांति का आगाज करना चाहिए, और हमें भारत के बाहर के तमाम वो लोग जो ब्रिटेन या ब्रिटिश क्राउन के विरोधी गुट के सदस्य माने जाते हैं, उनसे भी हमें सशस्त्र या सैन्य सहयोग लेना चाहिए। संभवतः टर्की जाने के पीछे की एक वजह इन लोगों की ये भी थी, तुर्की जाने की। तो वहां पर ये योजना बनाई गई, कमल और चपाती वाली जो बात हमारे सामने निकल कर आती है। तो अब आप देखिएगा जो बातें मैंने आपके सामने कही कि नाना साहिब, जिनका मूल नाम हमें धोधू पंत मिलता है, तो एक तो इनकी असंतोष के कारण हमें मेरे आपके सामने आ गए। तो इस योजना के तहत 2 व्यक्ति आपको लंदन जाते नजर आ रहे हैं। एक तो याद रखना, जिनका नाम है अजीमुल्लाह, और एक रानोजी बापू या रांगोजी बापू। महत्वपूर्ण है। तो अजीमुल्लाह जो प्रतिनिधि हैं वो किसके प्रतिनिधि हैं? ये नाना साहिब के प्रतिनिधि हैं, मैंने बार बार कहा। और रानोजी या रांगोजी बापू जो प्रतिनिधि है किसके हैं? सतारा के अपदस्थ, सतारा के अपदस्थ नरेश अप्पा साहिब, सतारा के अपदस्थ नरेश अप्पा साहिब के प्रतिनिधि है रानोजी या रांगोजी बापू। अब बात ही निकलती कि नाना साहिब का जो प्रतिनिधि है अजीमुल्लाह, वो क्यों गया? 1 लाख रुपए की पेंशन के अधिकार को पुनः पाने के लिए ब्रिटिश सम्राट से। और जो रानोजी बापू या रांगोजी बापू है, वो क्यों गए सतारा के अपदस्थ नरेश अप्पा साहिब के प्रतिनिधि के तौर पर लंदन? दोनों साथ में गए ताकि डलहौजी के डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी कि राज्य व्यपगत सिद्धांत के तहत उनका सतारा जो हड़प लिया गया था, उसके विरुद्ध वो प्रिवी काउंसिल के अंदर अपील दायर कर सकें और अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर सकें। ये 2 प्रमुख कारण थे लंदन जाने के। इस स्लाइड में यहां तक का देख लीजिए, मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं, क्योंकि देखो किसी भी सूरत में प्रश्न आपके सामने आ सकता है। प्रश्न ये भी आ सकता है कि सुमेलित कीजिए कि साहब अजीमुल्लाह खां किसकी तरफ से गए, रानोजी बापू या रांगोजी बापू किसकी तरफ से गए, क्या साथ में गए, कहां गए, और जाने के पीछे की इनकी वजह क्या थी। तो आप दोनों अलग अलग प्रतिनिधि के तौर पर गए, दोनों साथ में लंदन गए, नो डाउट। मिलने एक व्यक्ति से गए, ब्रिटिश सम्राट से। संभवतः वो प्रीवी काउंसिल जो लंदन में सर्वोच्च जो अपील करने की ब्रिटिश जो जुडिशरी सिस्टम था, उसमें जो सर्वोच्च जो कोर्ट था लंदन में था, वहां पर अपील करने के पीछे। लेकिन दोनों की डिमांड्स अलग अलग थी, इस बात को याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो 2 प्रतिनिधि याद रखना कहां पहुंचते हैं? लंदन। 2 प्रतिनिधि भारत से क्रांति की योजना के तहत। एक प्रतिनिधि पहुंचता है जिसका नाम हमारे सामने आता है अजीमुल्लाह। ठीक है साहब, अजीमुल्लाह खां। एक तो ये हो गया। दूसरा जो प्रतिनिधि पहुंचता है वो पहुंचता है रानोजी या रांगोजी बापू। क्लियर है? तो पहली बात तो दोनों साथ में लंदन जाते हैं। अजीमुल्लाह खां जाते हैं, याद रखना,
नाना साहिब के प्रतिनिधि के तौर पर, क्लियर कर दूं मैं, नाना साहिब के प्रतिनिधि बतौर, और रानोजी या रांगोजी बापू जो जाते हैं वो जाते हैं, याद रखिएगा, सतारा के अपदस्थ नरेश, सतारा के अपदस्थ नरेश अप्पा साहिब के प्रतिनिधि बतौर, अप्पा साहिब के प्रतिनिधि बतौर। अब नाना साहिब, चूंकि मैंने कहा कि अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के ये दत्तक पुत्र थे, तो नाना साहब ने जो भेजा अपने प्रतिनिधि के तौर पर, इनकी मांग क्या थी, 1,00,000 रुपया पेंशन पाने हेतु, जो इनके स्वर्गीय पिता अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्राप्त होती थी। क्लियर है? तो ये 1,00,000 रुपए की पेंशन देने से इनकार किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। किसे? धोधुपंत या नाना साहिब को। एक एक बात को बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। मैं आपको पीवाईक्यू एमसीक्यू भी सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन वो मजा तभी आएगा जब आपके फंडामेंटल्स क्लियर होंगे। मेरे सामने थी योजना इस तरह की कि मैं डायरेक्ट आपको एमसीक्यू पीवाईक्यू भी सॉल्व करवा दूं, लेकिन फिर वो रटने वाली बात होती है जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे। अब जो इनके साथ जो प्रतिनिधि गए, रानोजी या रांगोजी बापू, इनकी डिमांड क्या थी? क्योंकि ये पेंशन, याद रखना, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा समाप्त कर दी गई थी। यहां पर ये व्यक्ति कॉमन है, जो पेंशन थी। क्लियर? और सतारा का जो विलय था, याद रखना, 1848 में ये विलय लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कर लिया गया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यपगत सिद्धांत के तहत। राज्य व्यपगत सिद्धांत, जो सिद्धांत किसका था? लॉर्ड डलहौजी का, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत। तो दोनों लंदन पहुंचे, दोनों अलग अलग व्यक्ति के प्रतिनिधि थे, अलग अलग स्टेट के थे, दोनों की डिमांड्स अलग अलग थी, लेकिन उद्देश्य एक था, हमारे हितों की पूर्ति हो जाए। और जब ब्रिटिश सम्राट से इन्हें किसी प्रकार का कोई ठोस सकारात्मक आश्वासन इनकी मांगों के समर्थन में नहीं मिला, तो कहते हैं कि इन्होंने लंदन में योजना बनाई और एक सशस्त्र क्रांति, सशस्त्र राष्ट्रीय क्रांति की योजना लंदन में बनाई गई, जिसके तहत 31 मई 1857 का दिन मुकर्रर किया गया, निर्धारित किया गया 31 मई 1857 का दिन कि राष्ट्रीय स्तर पर हम तमाम अपने समर्थकों, मित्रों, जागीरदारों, नवाबों, सरदारों, राजाओं, महाराजाओं को साथ में लेकर उनके जो भी मिलिट्री जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, उनके सहयोग से संपूर्ण राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग जगह पर हम एक क्रांति का आगाज कर देंगे और या तो ब्रिटिश हुकूमत को मजबूर कर देंगे कि वो झुककर, मजबूर होकर हमारी बात माने, अन्यथा हम उनके शासन को इरेडिकेट करके, उन्मूलन करके, भारत से उनके शासन को समाप्त करके उनका स्थान लेंगे और अपने अपने जो भी वंशानुगत राज्य, पैतृक अधिकार थे, उनको पुनः बहाल कर देंगे और इस प्रकार से अपना राज्य जो छीन लिया गया है, जो समाप्त कर दिया गया है, जिसे हस्तगत कर लिया गया है अनाधिकृत तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, हम पुनः उस व्यवस्था की प्रतिष्ठा में, मतलब एक तरह से क्या कहना चाहिए, सफलता प्राप्त कर लेंगे। ये इनका अपना एक सिद्धांत था।
अब कहते हैं कि वहीं पर एक ये योजना तो दिन फिक्स हो गया, सशस्त्र राष्ट्रीय क्रांति की एक प्लानिंग कर ली गई और वहीं पर ये भी कहा था कि रामोजी बापू रजीमुल्ला खान ने यह भी निर्धारित किया कि 31 मई 1857 का दिन आने तक हम विभिन्न ब्रिटिश सैन्य टुकड़ियों में, विभिन्न राज्यों में, विभिन्न रियासतों में, विभिन्न राजाओं तक अपना पैगाम, अपनी योजना को पहुंचाएंगे कैसे। इसके लिए इन्होंने एक नायाब तरकीब, एक नायाब क्या कहना चाहिए, तरीका इजाद किया, कहते हैं कमल और चपाती का। कमल एवं चपाती का ये तरीका अपनाया गया। अब साहब ये कमल और चपाती वाला मामला क्या है, जरा इसको भी एक बार आप लोग ढंग से देख लीजिएगा। असल में जब ये लंदन से लौटे तो तुर्की, कहते हैं कि तुर्की भी रुके, तुर्की में भी इन्होंने पूरा प्रयास किया कि इनको समर्थन प्राप्त हो जाए और वहीं पर ये योजना बन गई थी लंदन। मतलब हमारे सामने निश्चित नहीं आता है कि किस स्थान पर इन्होंने इस तरह की योजना बनाई, लेकिन क्रांति के प्रतीक चिन्ह के तौर पर कमल और चपाती का असल में सिग्निफिकेंस या महत्व क्या था, किस प्रकार से काम करना था, ये कह देने भर से मात्र चीजें सिग्निफाइड नहीं हो जाती कि कमल और चपाती सिंबल थे, प्रतीक चिन्ह था। अरे कुछ तो महत्व होगा ना इनका, ये उठा के ऐसे रोटी और चपाती पकड़ा दी। कमल और चपाती को प्रतीक बनाने के पीछे की जो प्लानिंग के पीछे की जो दिमाग काम कर रहा था, जो थिंक टैंक काम कर रहा था, इनका क्या था कि विद्रोह से 6 महीने पहले तक, यानी कि दिसंबर 1856 में जितनी भी छावनियां थी उनकी पलटनों को लाल कमल भेजा जाता था, लाल कमल। और मैदान में जब पलटनों की जब ट्रेनिंग होती थी या जब उनका मार्च पास्ट होता था, उससे पहले जब वो कतारबद्ध पंक्तिबद्ध होके खड़े हो जाया करते थे, तो मैदान में पलटन को पंक्तिबद्ध करने के पश्चात जो सूबेदार होते थे वो खड़े होकर पंक्ति के सबसे पहले के व्यक्ति को वो कमल की जो डंडी होती, कमल मतलब डंडी सहित कमल के पुष्प को पकड़ा दिया करता था। क्लियर। प्रत्येक सैनिक कमल की एक एक पंखुड़ी निकालकर अपने सैनिक पीछे वाले सैनिक को दे दिया करता था। सभी पंखुड़ियां निकालकर पीछे वाले सैनिक को दे दिया जाता था और अंत में केवल डंडी बच जाया करती थी जिसे वापस लौटा दिया जाता था। तो जितनी डंडियां बचती थी, याद रखना, उन डंडियों से यह पता चलता था कि अंग्रेजी सेना की कुल कितनी पलटनें 1857 में स्वतंत्रता संग्राम में, सशस्त्र स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने को तैयार है, विद्रोहियों का साथ देने को तैयार है और लड़ने वालों की संख्या कितनी है। हमारी बात आपको इस प्रकार से कमल के पुष्प की पंखुड़ियों जो कि तोड़कर सैनिकों में वितरित कर दी गई है, जो डंडियां शेष बची है, उसके द्वारा ये संख्या निर्धारित की जाती थी कि इस पलटन से इतनी टुकड़ियां हमें और इतने सैनिक हमें प्राप्त हो सकते हैं। तो सिंपल ये कहना कि क्रांति का प्रतीक सिर्फ कमल था, उसके पीछे का लॉजिक क्या था, क्यों कमल ही क्यों, और कमल के द्वारा इन सैनिकों ने किया क्या, उसको हमें असल में देखना होता। ये इसके पीछे की लॉजिक था। अब चपाती वाला मामला क्या था, एक बार जरा उसको भी देख लीजिए। ऐसा माना जाता है कि 4 से 6 चपातियां गांव के जो मुखिया होते थे, गांव के मुखिया चौकीदार प्रत्येक गांव के, उनको पहुंचाई जाती थी और उन चपातियों के टुकड़ों को पूरे गांव में बांट दिया जाता था। इसके द्वारा ये संदेश दिया जाता था और संदेश लिया जाता था कि बागी सैनिकों के लिए, विद्रोहियों के लिए, गदर के सैनिकों के लिए यहां पर अन्न और आवास की व्यवस्था आपको करनी है। अन्न है, धन है और आवास की। पक्की बात है कि कहीं तो लॉन्चिंग पैड्स होंगे, कहीं तो जब इतनी लंबी लड़ाई लड़ेंगे, इतनी ताकतवर फौज के साथ जब आप लड़ेंगे तो कहीं आपको विश्राम करना होगा, ठहरना होगा, खाने पीने की व्यवस्था करनी होगी। तो कमल और चपाती का महत्व, सैनिक विद्रोह के दौरान यह महत्व था। तो पक्की बात है कि क्रांति की योजना लंदन में बनाई गई, लेकिन सूत्रपात करने वाले, बीजांकुरण करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे गोल मुंह वाले साधु स्वामी दयानंद सरस्वती। इनको कहते हैं कि प्रयागराज के मेले के दौरान उन्होंने लोगों के साथ मिलकर, नेताओं के साथ मिलकर, जो असंतुष्ट थे सैनिक इस ईस्ट इंडिया कंपनी से, इस योजना को अंजाम दिया और उन्हीं से प्रेरणा पाकर सतारा के अपदस्थ नरेश अप्पा साहिब ने अपना प्रतिनिधि
राणोजी बापू या रांगोजी बापू और धोदूपंत नाना साहब ने, जो अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, ने अपना सलाहकार अजीमुल्लाह खान को लंदन भेजा। क्लियर? आगे देखिएगा इसका मतलब क्या निकल रहा है। उम्मीद करता हूं कि यहां तक की बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई है। इसका मतलब ये निकल रहा है कि क्रांति का निर्धारित दिवस क्या है। देखिएगा, क्रांति का निर्धारित दिवस 31 मई 1857। याद रखना, मैं भी सिर्फ आपके सामने एक प्रकार का ट्रेलर या टारगेट फैक्ट से रख रहा हूं। चैप्टर भी काफी खुलेगा। यकीन मानिए, यदि आप लोगों ने साथ दिया, लगातार चलते रहे, तो इन क्लासेस को मैं उस लेवल तक ले जाऊंगा कि आपको कहीं 1 रुपया लगाने की जरूरत नहीं है किसी भी कोचिंग में, किसी भी बुक में, क्योंकि आप मैटर का देख सकते हैं। हालांकि इतनी बातें करने का मैं उचित नहीं समझता हूँ। तो क्रांति का जो निर्धारित दिवस था वो था 31 मई 1857। और क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था, जरा ये भी देख लीजिए। क्रांति का प्रतीक चिन्ह था कमल एवं चपाती। क्लियर है? क्रांति की योजना कहां बनाई गई, किसके द्वारा बनाई गई, इसे भी देख लीजिएगा। क्रांति की योजना बनाई गई लंदन में। क्लियर है मामला? किस किस के द्वारा बनाई गई, यह महत्वपूर्ण है। एक सज्जन का नाम हमारे सामने आता है, अजीमुल्लाह खान। दूसरे सज्जन का हमारे सामने नाम आता है राणोजी बापू या रांगोजी बापू के द्वारा लंदन में। क्लियर है? क्रांति का निर्धारित दिवस 31 मई 1857 को। अब जो महत्वपूर्ण तथ्य, जो बार बार मैं आपके, जब मैंने नक्शा शुरुआती पहली स्लाइड में लिया था, मैंने तब भी कहा था कि यद्यपि क्रांति को आरंभ होना था 31 मई 1857 को, लेकिन ऐसा क्या घटित हुआ, क्या वजह थी कि निर्धारित वक्त से पहले ही क्रांति की पहली घटना घट गई 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे के द्वारा। और कुछ दिन के पश्चात 10 मई को मेरठ में क्रांति का आरंभ हो गया। तो इस क्रांति की असफलता की इबारत तो यहीं लिख दी गई। समय निर्धारित वक्त से पहले यदि कोई योजना का बुलबुला फूट जाए तो पक्की बात है कि आपकी तैयारियां उस स्तर की नहीं होंगी। मेरठ में जब 20वीं एनआई टुकड़ी जो थी, खैर वो काफी विस्तार से मैं खोल दूंगा, ये सिर्फ टारगेट फैक्ट्स ले रहा हूं मैं भी कि हमें इस अध्याय में, और ये हर अध्याय में मेरा यही तौर तरीका रहेगा, अध्याय को आरंभ करने से पहले उनके उस अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को एक साथ पहले ले दिया जाए सार संक्षेप रूप में, ताकि आपके लिए एक आउटलाइन तैयार हो जाए, एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाए, आपके माइंड में बन जाए। और जब आप फिर इस अध्याय को खोलें तो फिर टक 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 हम अध्याय को निकालते चलें। चलिए, इस सेशन का एंड करने से पहले 2 बातें लिख दूंगा, महत्वपूर्ण तथ्य है। क्रांति की पहली घटना, क्लियर? क्रांति की पहली घटना 29 मार्च 1857 को। क्लियर है? कहां? बैरकपुर छावनी। बैरकपुर छावनी कहां पर है, याद रखना, बंगाल में। इसके द्वारा, मंगल पांडे के द्वारा।
मंगल पांडे के द्वारा। तो ये क्रांति की पहली घटना घटती है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर क्रांति का आरंभ कहां से माना जाता है? राष्ट्रीय स्तर पर क्रांति का आरंभ, जैसा मैंने कहा था आपको, 10 मई 1857 ईस्वी को, 10 मई 1857 ईस्वी को कहां से? मेरठ छावनी से हम इसका आरंभ मानते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस सेशन में 1857 की क्रांति का जो आरंभ हमने आरपीएससी द्वारा आयोजित स्कूल व्याख्याता के प्रथम प्रश्न पत्र के इतिहास वाले भाग के संदर्भ में जो आरंभ किया है, क्योंकि जो एग्जाम का जो सिलेबस आरपीएससी ने जारी किया उसकी पहली जो यूनिट दे रखी है वो 1857 का गदर दिया हुआ है, तो मैंने बिना उसमें कोई छेड़खानी की उस क्रम में वहीं से आरंभ करने का निश्चय किया है। ये पहला सेशन था इस संपूर्ण श्रृंखला का, 1857 की क्रांति के आरंभ का। आप बताइएगा आपका फीडबैक क्या रहा, आपको ये कैसा समझ में आया? आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। नेक्स्ट सेशन में हम अपनी इस जो आपका एकेडमिक जो जर्नी है इसको यहीं से आरंभ करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।